यस फ्रेंड्स, आज फटाफट वापस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट विल बी द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का आज नेक्स्ट लेक्चर्स। बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस, लास्ट टाइम हम लोग ने क्या क्या आपका कवर कर चुके हैं, उसको एक बार क्या करेंगे, क्विक रिवीजन। आज फटाफट सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम लोग ने कवर किया था कि सर व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ द कॉस्ट। अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट की बात करें, अगर हम कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट की बात करें अगर हम लोग, तो बताना कॉस्ट का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? कॉस्ट इज नथिंग, इट इज द टोटल एक्सपेंसेस ऑफ एनी आर्टिकल्स, एनी गुड्स, एनी थिंग्स, दैट विल बी द कॉस्ट। लेकिन अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो जितनी भी हमारी एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस विद इन द टर्म्स ऑफ मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जितनी भी एक्सपेंसेस है वो सारी की सारी हमारी कॉस्ट मानी जाएगी। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना है कि जब भी हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज नथिंग, इट इज टू कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करना बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर प्रोडक्शन, बिफोर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने से पहले हम उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को अगर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो दैट विल बी द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। उसको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के नाम से बोलेंगे। इसके बाद ये आता है कि सर जब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है हमारा जो, वो कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम में ऑब्जेक्टिव जो है हमारा, ऑब्जेक्टिव टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करना, बट प्रोडक्शन होने से पहले। दूसरा होता है हमारा, जैसे ही हमारी कॉस्ट आ गई ना, उसके बाद हमें उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। और सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए जितनी कॉस्ट है ना, उस कॉस्ट में मैं प्रॉफिट ऐड कर दूं तो मेरा सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब ये आता है कि सर, तो यहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट, टू असर्टेन द सेलिंग प्राइस एंड टू असर्टेन द प्रॉफिट होता है। और जब ये कॉस्ट आ जाएगा, तो फिर इस एस्टिमेटेड कॉस्ट को, इस कंप्यूट की गई कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने का रीजन ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने एस्टिमेट किया था कि हमारी कॉस्ट ये आएगी, मान के चलो 100 रुपए आने वाली है, लेकिन जब एक्चुअल में हम प्रोडक्शन शुरू किए तो कॉस्ट 100 की बजाय आपका कितना आ गया, 110 आ गया, 120 आ गया। तो जो मेरी प्रॉफिट ज्यादा होनी चाहिए थी, कॉस्ट ज्यादा हो जाने की वजह से मेरी एस्टिमेटेड प्रॉफिट, मेरी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाता है। और ऐसे रिड्यूस हो जाता है, तो ऐसे कॉस्ट को क्या करना पड़ता है, मेरे को कंट्रोल या रिड्यूस करना पड़ता है कि कहां कहां पे ऐसी दिक्कतें हैं जहां पे मेरी कॉस्ट बढ़ रही है, उसको हमें क्या करना है, रिडक्शन भी, और साथ में हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसके बाद हमने कहा कि सर जब भी हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाएंगे ना, वो हमें क्या करना पड़ता है कि सर एक्सपेंसेस जो है, जो कॉस्ट है, वो किस अकॉर्डिंग से, कौन कौन सी कॉस्ट किस प्रोडक्ट में हमारे पास आती है, तो हम कॉस्ट का क्लासिफिकेशन भी करते हैं। दैट विल बी नोन एज व्हाट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और जब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात आती है ना बच्चा, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी होगा, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर होगा, जो कि हम लोग का बिहेवियर ही कंटिन्यू चल रहा था। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी की बात करें, तो उस समय कॉस्ट हमारा डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्लासिफिकेशन हम करने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारा क्या होता है, द कॉस्ट विच आर प्योरली एक्सक्लूसिवली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट, मतलब वो कॉस्ट जो किसी भी प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्योरली एक्सक्लूसिवली अगर रिलेटेड है, प्योरली एक्सक्लूसिवली रिलेटेड है, तो वो कॉस्ट बन जाती है डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे कि एग्जांपल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर हम किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उस मैन्युफैक्चरिंग करते समय जो डायरेक्ट रिलेटेड होता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से, वो हमारी कॉस्ट बन जाती है डायरेक्ट कॉस्ट। तो हमें ये भी एस्टिमेट करना पड़ता है कि सर किसी भी प्रोडक्ट में कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट हो सकती है, कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकती है। जब तक हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, तब तक हम एग्जैक्ट या फिर अप्रोक्सीमेट टू एक्चुअल कॉस्ट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास इनडायरेक्ट कॉस्ट, द कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट बट नॉट डायरेक्टली। यह कॉस्ट जो हमारा रिलेटेड टू प्रोडक्ट है, लेकिन वो इनडायरेक्ट मैनर में नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट के नाम से। एक चीज और भी आपको बताया था कि इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही हम लोग ओवरहेड के नाम से बोलते हैं। और जब ओवरहेड को हम बाइफरकेट करते हैं ना फंक्शनल बेसिस पे, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इनकर्ड किए जाते हैं ना, वो फंक्शनल वाइज में होते हैं। वो फंक्शनल वाइज कौन सा हो जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, और फाइनली कौन सा हो जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड
हो जाता है। अब फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो फैक्ट्री ओवरहेड को हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड के नाम से बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के नाम से बोलते हैं और वर्क्स ओवरहेड के नाम से भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही हम लोग किस नाम से बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट के नाम से बोलते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट को ही हम प्राइम कॉस्ट के नाम से बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चा, नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है सीएमए साहब लोग कि क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी। जब ट्रेसेबिलिटी क्लासिफिकेशन हो चुका है ना, क्लासिफिकेशन ट्रेसेबिलिटी हो चुका है, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसमें डायरेक्ट कॉस्ट कौन सा इन्वॉल्व है और किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनमें इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सा इन्वॉल्वमेंट है। जब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बाइफरकेट करते हैं ना, तो सबसे टिपिकल टास्क हमारा होता है बाइफरकेशन या फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट। सबसे टिपिकल टास्क होता है, क्योंकि डायरेक्ट कॉस्ट तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर हम बना रहे हैं तो डायरेक्टली मेरे को पता चल जाता है कि ये हमारे इस प्रोडक्ट में डायरेक्ट कॉस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करें तो वो जब डायरेक्ट हमारी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ही नहीं है, लेकिन उस प्रोडक्ट को बनाने में वो कॉस्ट इनकर्ड होना ही होना है, तो हमारा वो इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या करते हैं, बाइफरकेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट की सर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। अगर हम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू बिहेवियर की बात करें तो इसमें तीन तरह की कॉस्ट होती है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो वेरिएबल कॉस्ट लास्ट टाइम हमने देखा था कि वेरिएबल कॉस्ट मींस द कॉस्ट व्हिच आर इनकर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के बेसिस पे अगर हम कोई कॉस्ट को इनकट करते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। इफ माय प्रोडक्शन इन फ्यूचर इज इंक्रीज्ड, बढ़ गई है या बढ़ने जा रही है, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी फ्यूचर में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी और बढ़ती रहेगी। और अगर घट गई तो हमारी बताना प्रोडक्शन लेवल अगर मेरा डाउन हो रहा है तो कॉस्ट भी हमारा डाउन हो जाएगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट विच आर रिमेन कांस्टेंट। हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है और उसकी प्रोडक्शन लेवल बढ़ रहा है कि घट रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। सेमी वेरिएबल की अगर कॉस्ट की बात करें तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारी वो कॉस्ट होती है या वो कॉस्ट होती है जिसमें वेरिएबल के साथ साथ हमारी कौन सी कॉस्ट छिपी रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट छिपी रहती है, उसे हम लोग बोलते हैं दैट विल बी द सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। अब ये आता है कि सर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो कॉस्ट है वेरिएबल है कि ये जो कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले अगर एक एग्जांपल देखें कि नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हमने प्रोड्यूस किया है 1000 प्रोड्यूस किया है और कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है 2000 आ रही, कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है 2000 आ रही है और कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ रही है, देखो 2 रुपए पर यूनिट आ रही है। अब मेरे को ये बताना यहाँ पे 1000 यूनिट बनाया तो कॉस्ट 2000 और पर यूनिट 2 रुपए। जब हमने नेक्स्ट प्रोडक्शन किया 2000 कॉस्ट हो गई 4000। मतलब जिस रेट से हमारा प्रोडक्शन बढ़ा उसी रेट से हमारी टोटल कॉस्ट भी बढ़ी, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट ईच एंड एवरी लेवल पे क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसे कॉस्ट हमेशा और हमेशा कौन से बन जाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट बन जाएंगे। वेरिएबल कॉस्ट की हमारी आइडेंटिफिकेशन है कि जिस रेट से, जिस रेट ऑफ परसेंटेज से हमारी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ रही है उसी रेट ऑफ परसेंटेज से हमारी अगर ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है उस कॉस्ट को हम किस नाम से बोलते हैं, वेरिएबल कॉस्ट के नाम से। या दूसरा तरीका हमारा ये है कि उसकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो ईच एंड एवरी लेवल ऑफ द प्रोडक्शन क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो वो बन जाएगा हमारे लिए क्या, वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे प्रोडक्शन 1000 है, 2000 है, 3000 है, 8000 है, लेकिन हमारी कॉस्ट जो है 2000 2000 2000 है, ये कॉस्ट हमारे लिए बन जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगी। मतलब इररिलेवेंट टू द क्या रहेगा, लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। इफ माय लेवल ऑफ द प्रोडक्शन इज इंक्रीज और डिक्रीज, कुछ भी हो, चाहे घट रहा हो चाहे बढ़ रहा हो, मेरा लेवल ऑफ प्रोडक्शन चाहे घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, मेरा लेवल ऑफ प्रोडक्शन चाहे घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, मेरा लेवल ऑफ प्रोडक्शन चाहे घट रहा है चाहे बढ़ रहा है, लेकिन हमारी कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, हमारी टोटल कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है, तो वो बन जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, वो बन जाएगा सीएमए साहब लोग फिक्स्ड कॉस्ट बन जाएगा। लेकिन हाँ, कॉस्ट पर यूनिट इसका क्या रहेगा, चेंज होता रहता है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे अगर 1000 यूनिट है, यहाँ पे 2000, यहाँ पे 3000, यहाँ पे अगर 8000 है, यहाँ पे 8000 है, यहाँ पे 8000 है, यहाँ पे 8000 है, यहाँ पे 8000 है,
तो बताना 1000 से 2000 100% हमारी यूनिट इंक्रीज हुआ, लेकिन कॉस्ट क्या हमारी 100% से बढ़ी? ना जी ना। और अगर 2000 से 3000 पे पहुंच रहे हैं 150%, तो क्या 150% से बढ़ रहा है? ना जी ना। और 8000 से बताना 9000, मतलब जिस रेट से प्रोडक्शन बढ़ रहा है उस रेट से यहाँ पे कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है, और साथ में ये कॉस्ट कांस्टेंट भी नहीं है, तो ये कॉस्ट हमारी हो जाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बताना, इसका था आइडेंटिफिकेशन का तरीका, और ये सारे के सारी चीजें हम लोग ने कवर भी कर लिया था, और कुछ आपको यहाँ पे एनालिसिस भी कराया हुआ था। एनालिसिस ये कराया था कि अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं ना, सीएमए साहब लोग, वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट होता है, वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट होता है, वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। और अगर वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों है, तो इसका मतलब मटेरियल, लेबर और रिपेयर्स अगर है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे पास क्या आएगा? वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे पास ये बन गया, मटेरियल, लेबर एंड रिपेयर्स, ये वेरिएबल एक्सपेंसेस बन गया। अब मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस में ना दो तरह के होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट कॉस्ट है तो वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट बन गया वेरिएबल वाले पोर्शन में, और अगर वेरिएबल इनडायरेक्ट है तो वो बन जाता है वेरिएबल ओवरहेड्स बन जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड्स में मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड होगा, ऑफिस एंड एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा का सारा हम लोग ने एनालिसिस कवर किया था। आज फटाफट यहाँ पे अब आगे क्या करते हैं क्वेश्चंस को, ये क्वेश्चन भी आपको कराया था कि अगर हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड है 10 लाख, फिक्स्ड ओवरहेड है 5 लाख, तो टोटल ओवरहेड कितना होगा हमारा? 15 लाख हो जाएगा, 10 और प्लस 5 हो जाएगा। कंप्यूट टोटल ओवरहेड, अब यहाँ पे देखो टोटल ओवरहेड की बात किया, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल ओवरहेड था 5 लाख, मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड है 250, और ऑफिस एंड एडमिन फिक्स्ड है 150, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल 4 लाख, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स्ड 1,50,000। तो यहाँ पे क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द टोटल ओवरहेड, बताना। टोटल ओवरहेड की बात करें तो वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड, टोटल ओवरहेड इज इक्वल टू वेरिएबल ओवरहेड प्लस फिक्स्ड ओवरहेड। अब यहाँ पे जब वेरिएबल ओवरहेड आ गया तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, वेरिएबल ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 9 लाख रुपए वेरिएबल ओवरहेड्स आ गया। अगर फिक्स्ड ओवरहेड की बात करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस एंड एडमिन और मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से है। तो जैसे ये फिक्स को ऐड कर दिया 5,50,000, तो ये टोटल हो गए 14,50,000 बच्चा लोग। फिर इसके बाद हम लोग ने कॉस्ट पे किया था कॉस्ट, लेकिन उसको करने से पहले आ जाओ सीएमए साहब लोग, आज यहाँ पे स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। और टॉपिक हमारा अभी भी क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन हमारा थोड़ा सा लेंदी चैप्टर होता है, लेंदी टॉपिक होता है, जिसमें हम पूरी की पूरी एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट को कवर अप करा देंगे आपको। चलो आजो आजो आजो, अभी तक तो हम लोग ने कवर किया था पुरानी बातों को, अब आते हैं हम यहाँ पे नई बातों को फटाफट स्टार्ट करते हैं, और एक एग्जाम्पल के थ्रू कवर करने जा रहे हैं बच्चा लोग। आ जाओ यहाँ पे, लिखेंगे एग्जाम्पल, कंप्यूट टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कंप्यूट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कंप्यूट टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया है वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट 5 लाख, वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट है 5 लाख, बताना वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट 10 लाख। तो बताना वेरिएबल टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट है 5 लाख रुपए, वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट है हमारे पास 10 लाख रुपए, तो बताना टोटल हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा? अब बताना सीएमए साहब लोग, अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशंस, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो बताना वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू होगा
डायरेक्ट वेरिएबल या वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट और वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। चलो इधर ध्यान रखना है, इधर 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 वेरिएबल ओवरहेड। चलो इधर पे ये हो गया हमारा। And what is the information and what is your requirement of the question? You have to compute total variable cost. अगर हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, तो वेरिएबल डायरेक्ट कॉस्ट और हम ऐड कर दे वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट, और वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ओवरहेड के नाम से। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल कॉस्ट दिया है सीएमए साहब लोग आपका 5 लाख रुपए, और वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट जो दिया है वो आपको दिया है 10 लाख रुपए। 5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए, इन दोनों को अगर हम टोटल करते हैं तो ये मिल जाएगा आपको टोटल 15 लाख। दिस इज माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दिस इज माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट 15 लाख रुपीज। 15 लाख रुपीज। आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में मेरे को टाइम देना है, इंट्रोडक्शन के बाद देखना एवरीथिंग सो इजी, सब कुछ आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं बच्चा लोग, एक और एग्जाम्पल बताना, यहां तक क्लियर और नॉट में बताना, यहां तक क्लियर और नॉट क्लियर है, मे बी क्लियर ही होगा, बताना। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। चलो इधर ध्यान दे, एग्जाम्पल कंप्यूट, कंप्यूट टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, कंप्यूट टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 5 लाख, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर है 4 लाख रुपए, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3 लाख रुपए। अब यहाँ पे दिया है फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड 2 लाख रुपए, ऑफिस वेरिएबल ओवरहेड 1 लाख रुपए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल ओवरहेड 50,000 रुपए। नाउ यू हैव टू कंप्यूट वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो आपको वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, वेरिएबल कॉस्ट बताना, वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, वेरिएबल कॉस्ट। चलो डायरेक्ट मटेरियल दिया है 5 लाख, डायरेक्ट लेबर है 3 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3 लाख, एंड फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड है हमारे पास 2 लाख, ऑफिस वेरिएबल ओवरहेड है 1 लाख रुपए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है 50,000 रुपए। नाउ व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा, लिखेंगे सीएमएस आप लोग सॉल्यूशंस। अब मेरे को जवाब देना है, क्या लिखेंगे सर, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। बताना अगर हमें वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करना है, वेरिएबल कॉस्ट तो कैसे आएगा, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, और यहाँ पे आता है वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट।
वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट बोले, या फिर ना इसको हम लोग बोल सकते हैं और वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स। अब यहाँ पे देखो, जो वेरिएबल ओवरहेड्स है ना, तीन होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, एक होता है ऑफिस, और एक होता है सेलिंग। अच्छा, ये जो डायरेक्ट होते हैं ना, ये भी डायरेक्ट कॉस्ट तीन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, और एक होता है सीएमए साहब डायरेक्ट लेबर, या इसको बोलते हैं वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब मेरे को ये बताना, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अब देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं, केवल और केवल फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। अब मैं आपको बता दूं, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, ध्यान से इधर सुनो, इधर, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं ना, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट, वो सारे के सारे डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल नेचर के होते हैं। सारे के सारे डायरेक्ट कॉस्ट हमारा वेरिएबल नेचर का होगा। जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है, सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल नेचर का होगा। अगर सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट की बात करें, तो डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास हो गया, देखो 5 लाख रुपए, ये 5 लाख हो गया। और अगर डायरेक्ट लेबर की बात करें, तो ये हो गया है 4 लाख रुपए। और एक्सपेंसेस की बात करें, तो ये हो गया 3 लाख रुपए। और डायरेक्ट कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो टोटल हो गया सीएमए साहब लोग 12 लाख रुपए। नेक्स्ट बताना, अगर यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें ना, मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है इनडायरेक्ट का पोर्शन, और इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल नेचर का दे रहा है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग को फैक्ट्री भी बोलते हैं, प्रोडक्शन भी बोलते हैं, वर्क्स ओवरहेड भी बोलते हैं। वो दिया है आपका 2 लाख रुपए, और ऑफिस का दिया है 1 लाख रुपए, और सेलिंग दिया है 50। तो टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वेरिएबल वाला पोर्शन, वो 3,50,000 है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें, तो ये हो जाएगा 15,50,000 रुपए, 15,50,000। Now the 15,50,000 is my variable cost of a product, out of which, जिनमें से हमारा डायरेक्ट कॉस्ट है 12 लाख, और वेरिएबल ओवरहेड्स जो है हमारे पास 3,50,000 है। डायरेक्ट कॉस्ट जो है हमारे पास 12 लाख है, और जो हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट है 12 लाख, और डायरेक्ट मटेरियल जो है 5 लाख, डायरेक्ट लेबर, इन सब को मिला के वेरिएबल कॉस्ट आ गया टोटल 15,50,000, 15,50,000 रुपए। बच्चा, यहां तक क्लियर और नॉट क्लियर? यहां तक बताना सब लोग क्लियर और नॉट क्लियर। और फिर से हम वापस एक एग्जांपल की तरफ आते हैं, यहाँ पे आ जाओ। बस बस ये खत्म होने वाला है बच्चा, खत्म होने वाला है। यहाँ पे आ जाओ, एक एग्जांपल और करेंगे, सुनो। एग्जांपल यहाँ पे आएगा, कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बाय यूजिंग क्लासिफिकेशंस, classification according to A, traceability, B, behavior, behavior. Compute total cost of product by using classification according to traceability and behavior. Direct material 5 lakhs, direct wages 4 lakhs, direct expenses
3 lakhs, 3 lakhs। नेक्स्ट लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल 2 लाख रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड 1,50,000, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड वेरिएबल 4 lakhs, फिक्स्ड है 2,50,000। सेम सेलिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वेरिएबल 3 लाख रुपए एंड फिक्स्ड 1,50,000, 1,50,000। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन? टोटल कॉस्ट बताना है अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। And whenever we compute the total cost according to traceability, the cost is classified in the form of direct cost and indirect cost. And whenever we compute the total cost according to behavior, the cost is classified into variable cost, fixed cost and semi variable cost. Now यहां पे ध्यान रखना है, यहां पे ध्यान दो। अब हमारे यहाँ पे कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करना है सीएमए साहब, देयर इज नो रिक्वायरमेंट, बट केवल और केवल आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है उस इंफॉर्मेशन को अगर हम ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे तो व्हाट विल बी माय टोटल कॉस्ट, एंड फॉर अगर हम इसको किस बेसिस पे फाइंड आउट करेंगे, बिहेवियर के बेसिस पे, तो हमारी टोटल कॉस्ट क्या आएगी? टोटल कॉस्ट विल बी द सेम बट द allocation, but the classification, but the bifurcation of the cost are different तरीके से करेंगे। आज यहाँ पे सीए साहब लोग, सॉरी सीएमए साहब लोग, चलो आज हो गया ये क्वेश्चन? यस सर हो गया है। चलो आज लिखेंगे सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन बच्चा, सॉल्यूशंस। और अब हम लोग करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? स्टेटमेंट शोइंग, statement showing total cost, statement showing total cost। लेकिन ये जो टोटल कॉस्ट आएगा ना, एज पर दी ट्रेसेबिलिटी, एज पर दी ट्रेसेबिलिटी, एज पर दी ट्रेसेबिलिटी आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो, जब ट्रेसेबिलिटी की बात होगी ना तो योर कॉस्ट शुड बी क्लासिफाइड इन द टर्म्स ऑफ, किस टर्म्स में क्लासिफाइड किया जाएगा पता है आपको? इधर आओ देखो, फर्स्ट पॉइंट नंबर ए, ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इसको हम लोग लेबर के नाम से भी बोलते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑलवेज बी इन वेरिएबल कॉस्ट, हमेशा किस में होगा? वेरिएबल कॉस्ट में होगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल है 5 लाख, डायरेक्ट लेबर है 4 लाख रुपए, सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3 लाख रुपए,
और इनका जब टोटल करेंगे ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट के नाम से भी, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। और इसमें आ जाएगा पी पॉइंट इनडायरेक्ट कॉस्ट। और सीएमए साहब इनडायरेक्ट कॉस्ट को ही हम लोग बोलते हैं ओवरहेड्स। सर ओवरहेड्स तो तीन तरह के होते हैं, हाँ। पॉइंट नंबर वन, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। पॉइंट नंबर वन, फैक्ट्री ओवरहेड। पॉइंट नंबर वन, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में आ जाएगा आपका सीएमए साहब लोग, फैक्ट्री ओवरहेड में आपको वापस से बाइफरकेट करना पड़ेगा ना कि सर वेरिएबल, वेरिएबल है ना बच्चा, वेरिएबल है 2 लाख रुपए और फिक्स्ड भी दिया हुआ है। फिक्स्ड है ना 2,50,000, फिक्स्ड भी है 2,50,000। नेक्स्ट, इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आएगा ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड वेरिएबल है 4 लाख रुपए एंड फिक्स्ड है 2,50,000। थर्ड पॉइंट हो जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाओ। क्या है? वेरिएबल है और फिक्स्ड है। वेरिएबल जो है ना 3 लाख है और फिक्स्ड जो है ना 1,50,000 है। मजे की बात, ये आ जाएगा टोटल। ये जो टोटल कॉस्ट आ रहा है ना, वो आ जाएगा 12 लाख प्राइम कॉस्ट। और इसके बाद हो जाएगा 12 प्लस 250 प्लस 4 लाख प्लस 250 3 lakhs 150 27,50,000। सो 2 लाख, 2,50,000, 4 लाख, 2,50,000, 3 लाख, ओ प्लस 1,50,000 प्लस 12 लाख इज इक्वल टू 50,000। चलो आ जाओ बच्चा, हो गया यहाँ पे। ये देखो, ये जो है ना, दिस इज कंपुटेशन ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट बिफोर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। मतलब ये निकल के आ रहा है सामने, सर अगर हम इस प्रोडक्ट को बनाएंगे ना, इस प्रोडक्ट को बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? 27,50,000। और 27,50 में सर डायरेक्ट कॉस्ट कितना लगने वाला है? 12। और इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना लगने वाला है? 15,50,000। टोटल 27,50,000। एंड बाइफर्केशन एंड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी, केवल 2 चीजें आपको फोकस करना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये है हमारा हमारे सीएमए साहब लोग ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी आ गया है। अब हमें करना है सर पार्ट 2 करना है, बिहेवियर। हमने कहा बिहेवियर पे आ जाओ, बिहेवियर पे। बिहेवियर सर वापस क्या लिखना है? क्या स्टेटमेंट? हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं लिखेंगे? स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। सर ने कहा बोलो, सर ये तो बिहेवियर है। हमने कहा बिहेवियर है। सर जब बिहेवियर होगा तो कैसे होगा? बहुत आसान है। सर बोलो ना कैसे होगा। ये देखो, जब बिहेवियर है तो इसमें ए पॉइंट वेरिएबल कॉस्ट। तो सर हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आता है पता है? सर डायरेक्ट मटेरियल। हमने कहा हाँ बच्चा हाँ, डायरेक्ट मटेरियल। सर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल। हमने कहा हाँ सीएमएस साहब हाँ,
डायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमने कहा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर क्या इनडायरेक्ट भी आएगा? हाँ हाँ हाँ, वेरिएबल ओवरहेड जिसको बोलते हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स। सर इसमें तो तीन चीजें हो सकता, हमने कहा हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन वेरिएबल वाला ध्यान रखना है, वेरिएबल वाला। सर ऑफिस का भी आएगा, हाँ ऑफिस ओवरहेड, वेरिएबल वाला बच्चा, वेरिएबल वाला। सर सेलिंग वाला भी आएगा, हाँ क्यों नहीं आएगा, सेलिंग। सर अच्छा सर, क्या इसका टोटल भी किया जाएगा? हाँ क्यों नहीं किया जाएगा। सर जब टोटल करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट, ये मिलेगा वेरिएबल कॉस्ट। और इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन। यहां तक बताना क्लियर और नॉट, यहां तक बताना बच्चा क्लियर और नॉट। यस सर, बिल्कुल क्लियर है, कुछ नहीं, हमें तो लग रहा है सर सबसे आसान कॉस्ट है, बिल्कुल कॉस्ट है, बिल्कुल आसान है कॉस्ट। बताना इसके बाद ना पॉइंट नंबर बी, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इसमें सबसे पहले आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। सर ये दो तो फैक्ट्री ओवरहेड, हाँ ऊपर जो है ना वो वेरिएबल वाला है, नीचे फिक्स्ड वाला है, ऑफिस एंड एडमिन। और इसको टोटल करेंगे ना, ये बी मिलेगा, बी पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट। और फिर ये जो मिलेगा ना, ए प्लस बी, टोटल कॉस्ट, ए प्लस बी, ए प्लस बी टोटल कॉस्ट। चलो आ जाओ, डायरेक्ट मटेरियल बताना, डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा सीएमए साहब लोग 5 लाख रुपए, डायरेक्ट लेबर है 4 लाख रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 3 लाख रुपए, और फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड जो है ना, वेरिएबल वाला पोर्शन 2 लाख है, और ऑफिस का वेरिएबल है 4 लाख रुपए, और सेलिंग है ना वेरिएबल नेचर का 3 लाख रुपए। अब वेरिएबल कॉस्ट हो गया मेरे पास कितना, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 21 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड जो है, फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड वाला है 250, और ऑफिस एंड एडमिन जो है ना, ऑफिस एडमिन फिक्स्ड 250, ओ 250, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना 150 है, टोटल हो गया 5 लाख, सॉरी बराबर है 5 लाख नहीं, 6 लाख, 6 लाख 50 हजार, और जिसमें टोटल हो गया 27 लाख 50 हजार। उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस भी समझ में आ गया, और प्रेजेंटेशन भी।
मैंने आपको लिंक करा दिया कि ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट कैसे आएगा, बिहेवियर के अकॉर्डिंग कॉस्ट कैसे आएगा। बट दो चीजें आपको ध्यान रखना है, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है ऑलवेज भी इन वेरिएबल नेचर, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होगी सारा का सारा हमारा वेरिएबल नेचर में होगा, सारा का सारा वेरिएबल नेचर में हमारा डायरेक्ट कॉस्ट माना जाएगा। और इनडायरेक्ट कॉस्ट ही ऐसा है जो वेरिएबल में हो सकता है और फिक्स्ड में हो सकता है। जो वेरिएबल नेचर में इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा उसको वेरिएबल ओवरहेड के नाम से बोलते हैं, और जो फिक्स्ड नेचर में होगा उसको हम लोग फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड कॉस्ट के नाम से बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना, अगर मैं ओवरऑल वेरिएबल कॉस्ट की बात करूं तो वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास डायरेक्ट कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और अगर उसमें हम फिक्स्ड ओवरहेड या फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दे तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग फटाफट कहां पे, वापस से न्यू पॉइंट पे, न्यू टॉपिक पे। अब मेरे को ना एक बच्चा एग्जांपल से कवर करना, फिर आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि कॉस्ट का मतलब कुछ भी नहीं है, कॉस्ट का मतलब होता है कि टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट, to ascertain the total cost on the basis of past experience या फिर on the basis of पास्ट वर्क, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम फ्यूचर के लिए किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होनी चाहिए उसको फाइंड आउट करने के लिए ही हम क्या करते हैं, कॉस्ट को पढ़ते हैं। तो इसका मतलब द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट इज नथिंग, द ऑब्जेक्टिव इज कॉस्ट टू असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो हमारे सेलिंग प्राइस का पार्ट बनने वाला है वही हमारे लिए क्या बन जाएगा, दैट इज द कॉस्ट बन जाएगा। अब मेरे को ये बताना, अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को डिसाइड करना है कि सर ये अगर मेरे को कैलकुलेटर बेचना है ना बच्चा, बेचना है, तो बेचने से पहले मेरे को इसकी सेलिंग प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा। अब सेलिंग प्राइस को हम कैसे डिसाइड करेंगे, सेलिंग प्राइस को कैसे डिसाइड करेंगे सर, जब ये मैन्युफैक्चर मेरे हाथ में है ही नहीं तो कैसे सेलिंग प्राइस करेंगे, जब ये कैलकुलेटर मेरे हाथ में है ही नहीं तो हम सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे। सर हम इस कैलकुलेटर का प्राइस क्या हो सकता है, इसको बनाने में कॉस्टिंग कितनी लग सकती है, उस कॉस्ट को ले ले और प्लस एक प्रॉफिट ऐड कर दें तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। जब सेलिंग प्राइस डिसाइड हो जाएगा ना तो फिर हम इसका एक्चुअल में क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। तो मतलब कॉस्टिंग हमें ये बताता है कि व्हाट अमाउंट टू बी रिकवर्ड इन रिस्पेक्ट टू दी what amount of cost to be what amount of cost is recovered in respect to the प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में हमें कितनी कॉस्ट कस्टमर से रिकवर करनी है, कितनी रिकवर करनी है, वही हमें यहाँ पे सीखना पड़ता है बच्चा लोग। आज जो यहाँ पे एक एग्जांपल करेंगे और उस एग्जांपल को ध्यान में रखना है। एग्जांपल लिखेंगे एग्जांपल, देखो एग्जांपल लिखना है, कैसे करेंगे, लिखेंगे कंप्यूट टोटल कॉस्ट और cost to be recovered from customer, cost to be recovered from customer for 10,000 units of project JIT from the following information, यहां पे दिया है एक्टिविटी लेवल। हमने कभी जेड बनाया था, प्रोडक्ट जेड को बनाया था, कभी हम प्रोडक्ट जेड को बनाए थे, और जब हमने बनाया था 2000 यूनिट बनाया था, 4000 यूनिट बनाया था और 6000 यूनिट बनाया था, 6000 यूनिट जब हमने बनाया था तो डायरेक्ट मटेरियल, जब हमने बनाया था डायरेक्ट लेबर, जब हमने बनाया था इनडायरेक्ट मटेरियल, जब हमने बनाया था तो रेंट भी लगा था, जब हमने बनाया था सैलरी भी लगी थी, जब हमने बनाया था डेप्रिसिएशन भी लगी थी। जब हमने 2000 बनाया था तो डायरेक्ट मटेरियल 20,000 आई थी और 40,000 रुपए और ये 60,000 रुपए।
20,000 रुपए, 40,000, 60,000 रुपए, और लेबर जो लगा था 10 पर यूनिट, 10 पर यूनिट, 10 पर यूनिट। मटेरियल जो था ना 15 रुपए पर यूनिट, 15 रुपए पर यूनिट, 15 रुपए पर यूनिट। रेंट जो था 50,000, 50,000, 50,000। सैलरी जो था 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। डेप्रिसिएशन 50,000, 50,000 और 50,000। Now, what will be the requirement of the question? What is the requirement of question? सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आ जाओ सीएमए साहब, आ जाओ। कंप्यूट टोटल कॉस्ट और कॉस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से कितनी कॉस्ट रिकवर करनी चाहिए यदि हम 10,000 यूनिट बना के बेचेंगे? कितनी कॉस्ट रिकवर करनी, कॉस्ट कितनी रिकवर करनी, सेलिंग प्राइस तो रिकवर करेंगे ना, तो उसमें कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों रिकवर करेंगे। तो यहाँ पे कॉस्ट कितनी है हमें वो बताना है, या 10,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन किस बेसिस पे सर? 10,000 बनाने से पहले हमने 2,000 बनाया था, 4,000 बनाया था, 6,000 बनाया था, 4, 2, 6 बनाया था। तो उसी के बेसिस पे हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 10,000 यूनिट अगर हम बनाएंगे तो 10,000 यूनिट की कॉस्ट कितनी हो सकती है, इसको फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है, इसको फाइंड आउट करना है। चलो हो गया। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि हो गया होगा सबका। यहाँ पे जो फटाफट, अब देखो, अगर मुझे कॉस्टिंग करनी है 10,000 यूनिट का कॉस्टिंग करेंगे, लेकिन ये 10,000 की जो टोटल कॉस्ट हम फाइंड आउट करेंगे सर, ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग टू बिहेवियर के अकॉर्डिंग करना है, ट्रेसेबिलिटी के अकॉर्डिंग हम आते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ट्रेसेबिलिटी हो या बिहेवियर हो, कुछ भी करने से पहले अपने खर्चों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सर वेरिएबल नेचर का है कि फिक्स्ड नेचर का। अगर वेरिएबल नेचर का है, वेरिएबल नेचर का है, तो जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा इन फ्यूचर वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगा। और अगर फिक्स्ड नेचर का है तो यूनिट बढ़े या घटे हमारी उस पे कोई कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन हाँ, बिफोर बिफोर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वेरिएबल एंड फिक्स, बट सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, एक स्टेटमेंट बना ले, और उस स्टेटमेंट से हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट अमाउंट ऑफ कॉस्ट to be incurred or to be recovered from the customers, to be incurred or recovered from the customer। और यही हमारी 10,000 जेड प्रोडक्ट की कॉस्ट बनेगी। तो यहाँ पे आ जाओ सीएमए साहब, लोग लिखेंगे सॉल्यूशंस, बताना, लिखेंगे सॉल्यूशंस। स्टेटमेंट showing total cost of प्रोडक्ट जेड, प्रोडक्ट जेड की टोटल कॉस्ट। कितनी यूनिट बनाना है सर? प्रोडक्शन 10,000 यूनिट करना है, प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स करनी है। दस हजार यूनिट करनी है। अब मेरे को बताना 10,000 के लिए क्या, यहां पे लिख दिया हम लोग ने अमाउंट, अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखेंगे कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। अब देखो यहां पे क्या लिखें, पार्टिकुलर्स, और पॉइंट नंबर डायरेक्ट कॉस्ट, पॉइंट नंबर 1 डायरेक्ट कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आ जाएगा, देखो 10,000 के लिए बनाना है, लेकिन 10,000 तो हमने कभी बनाया ही नहीं, 10,000 तो बनाया ही नहीं, लेकिन सिर्फ 10,000 का बनाना है। तो जब 10,000 बनाएंगे तो पहले हमने 2,000 बनाया था,
4000 बनाया था, 6000 बनाया था, इन 2 4 6 के बेसिस पे ही हमें फाइंड आउट करना है। जब हमने बनाया था ना तो उस समय डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आया था, तो इसका मतलब डायरेक्ट कॉस्ट में ना सर डायरेक्ट मटेरियल पक्का आना ही आना है। हमने कहा आना है डायरेक्ट मटेरियल के बाद ना सर डायरेक्ट लेबर भी आना है। हमने कहा आना ही आना है। और सर मजे की बात बताऊं, इसका जब टोटल कर देंगे ना आप तो इसको आपने बताया है कि प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। हमने कहा प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। लेकिन सर आपको बता दूं डायरेक्ट के बाद आपका बी पॉइंट इनडायरेक्ट कॉस्ट भी आता है। हमने कहा पक्का आता है। और सर इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आता है ना सर इसको आपने बताया कि ओवरहेड भी बोलते हैं। हमने कहा ओवरहेड भी बोलते हैं। और ये जो ओवरहेड होता है ना सर ये फंक्शनल वाइज होता है। हमने कहा फंक्शन वाइज होता है। लेकिन जो फंक्शन वाइज में होता है ना उसमें प्रोडक्शन ओवरहेड, ऑफिस एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड अगर आपको ऐसा करके दिया है तो आपको लिखना है। और अगर आपको फंक्शन वाइज का इंफॉर्मेशन नहीं दिया है ना तो डायरेक्टली आप इनडायरेक्ट लिख सकते हो। अब जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको कोई फंक्शन का मतलब नहीं दिया है, जब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कॉस्ट करके एक चैप्टर हम लोग का ना वहां पे पढ़ेंगे तो वहां पे और भी डिटेल बाइफरकेशन होगा। अभी तो हम केवल और केवल ये सीख रहे हैं कि सर हम किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अगर फाइंड आउट करना चाहें तो किस वे में हम जाके कंप्यूट करना चाहेंगे। तो वे जो होता है ना वो वे आपको ध्यान रखना है, वे को ध्यान रखना है। और वे को जब होता है ना वे को ध्यान रखना है। ये जो वे हमें कंप्यूट करना है, जो मेथड हमें कंप्यूट करना है ना वो आपको ध्यान रखना है। लेकिन कोई भी कॉस्ट को फाइंड आउट करने से पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट इज वेरिएबल नेचर और फिक्स्ड नेचर। क्योंकि अगर वेरिएबल नेचर है तो प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस आते रहते हैं। अगर वेरिएबल नेचर का कोई भी खर्चा हो गया, कोई भी कॉस्ट हो गया ना तो प्रोडक्शन के नेचर, प्रोडक्शन यूनिट के अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा, वो खर्चा होता रहेगा। तो मतलब जितने भी आपको एक्सपेंसेस दिया है ना चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि सर वो वेरिएबल है कि फिक्स्ड है। अगर वो वेरिएबल नेचर का है तो वेरिएबल नेचर के खर्चे हमेशा और हमेशा आपको मैंने बता दिया है कि एक्टिविटी वाइज यूनिट वाइज क्या होते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर हमने बताया कि सर 10,000 यूनिट की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है, 10,000 का फाइंड आउट करना है, तो बेसिस क्या होगा 10,000 को फाइंड आउट करने के लिए। सर पास्ट में तो हमने वो प्रोडक्ट बनाया ही होगा। हमने कहा बनाया था ना 2,000 और कितना बनाया था 4,000, साथ में एक और भी बनाया था 6,000। हमें यहां से पता चल जाएगा कि सर ये जब 2 4 6 बनाया था, जब हमने 2,000 4,000 6,000 यूनिट बनाया था, उस यूनिट को बनाने के लिए जो कॉस्ट थे, जो खर्चे थे, उस खर्चे का वे क्या था, उस खर्चों का क्या वे है, खर्चों का मेथड क्या था, वेरिएबल था कि फिक्स था सर, वो वे हमें पता कर ले तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। हमने कहा अब बताना जब हमने 2,000 यूनिट बनाया था ना बच्चा तो मटेरियल 20,000 आया था। जब 4,000 यूनिट बनाया तो मटेरियल 40 आया। जब 6,000 बनाया तो मटेरियल 60 आया। तो हमने आपको ये बताया था कि जिस रेशियो में नंबर ऑफ यूनिट चेंज हो रहा है उसी रेशियो में अगर किसी खर्चा चेंज किया जा रहा है, टोटल में चेंज हो रहा है, तो हमेशा क्या बन जाएगा, वो वेरिएबल नेचर का बन जाएगा। और अगर वहां पे दिक्कत आ रही है ना आपको तो सारे लेवल ऑफ एक्टिविटी पे कॉस्ट पर यूनिट देख लो। और अगर कॉस्ट पर यूनिट ईच एंड एवरी लेवल पे हमारा सेम निकल गया, सेम आ गया, कांस्टेंट हो गया ना, तो वो फिर बन जाएगा हमारे लिए कौन सा, वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो। अगर हमने 2,000 यूनिट बनाया था ना तो हमारी कॉस्ट कितनी आई थी पता है, 20,000। तो इसका मतलब एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपए हुआ। जब 4 बनाया तो 40, इसका मतलब अभी भी 10 ही है। जब 6 बनाया 60,000 आया तो 6,000 यूनिट पर अभी भी कितना है, 10 रुपए ही आया है। तो इसका मतलब ईच एंड एवरी लेवल पे अगर हमारा पर यूनिट, हमारी कॉस्ट पर यूनिट सेम हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, तो वो बन जाता है वेरिएबल। तो इसका मतलब जब 10,000 हम बनाएंगे ना सर तो पर यूनिट मटेरियल की कितनी आएगी, 10 रुपए ही आएगी। हमने कहा 10 रुपए ही आएगा। अब जब 10 रुपए आएगा तो 10,000 के लिए कितना हो जाएगा, तो 10,000 इंटू 10 कर दिया तो हो गया 1,00,000 रुपए। और बताना अगर 1,00,000 रुपए हो गया, ये हमारी मटेरियल कॉस्ट हो गई। देखो जैसे जैसे यूनिट बढ़ता है 2,000 4,000 6,000 20 40 60, तो 10,000 के लिए भी तो 1,00,000 होगा ना भाई, होगा कि नहीं होगा। यस। अब मेरे को ये बताना सीमे साहब कि अगर हम डायरेक्ट लेबर की बात करें तो यहाँ पे तो ऑलरेडी 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए पर यूनिट दिया ही दिया है। तो ये 10 रुपए पर यूनिट हो गया, 10 रुपए
पर यूनिट हो गया, 10 रुपए पर यूनिट हो गया, बोलो 10 रुपए पर यूनिट है। तो इसका मतलब ये ऑलरेडी हमारा वेरिएबल कॉस्ट ही है, वेरिएबल कॉस्ट नेचर का ही है। तो इसका मतलब लेबर में भी सर ना 10,000 इंटू 10 रुपए की रेट से 1,00,000 रुपए ही आएगा। 10,000 इंटू 10 रुपए की रेट से 1,00,000 रुपए ही आएगा सर। और प्राइम कॉस्ट अब ये बन जाएगा टोटल कितना बताना, 2,00,000 रुपए। और पर यूनिट प्राइम कॉस्ट कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। इसी तरीके से ना हम इनडायरेक्ट में भी काम करेंगे। इनडायरेक्ट बताना कौन कौन सी कॉस्ट हमने खर्चा किया है। जब 2 4 6 बनाया था सर, इनडायरेक्ट मटेरियल था, हमने कहा लिख लो बच्चा, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल के बाद हमारे पास क्या था, रेंट था। रेंट के बाद क्या था, सैलरी है। सैलरी के बाद क्या है, डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है। इनडायरेक्ट मटेरियल, रेंट, सैलरी और डेप्रिसिएशन है। इनडायरेक्ट मटेरियल, रेंट, सैलरी और डेप्रिसिएशन दिया है। अब हमें इसका भी तो नेचर देखना है कि वेरिएबल नेचर का है कि फिक्स्ड नेचर का है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इनडायरेक्ट मटेरियल को 15 रुपए 15 रुपए 15 रुपए पर यूनिट, इसका मतलब ये वेरिएबल है और कॉस्ट पर यूनिट 15 ही रहेगा सर। तो इसका मतलब इनडायरेक्ट मटेरियल 10,000 यूनिट इंटू 15 रुपए कर दिया तो हो गया टोटल 1,50,000 रुपए। अब देखते हैं रेंट पे, देखते हैं बताना। रेंट की अगर हम बात करें तो सर जब 2,000 बनाया था तो रेंट था 50, और जब 4 बनाया तो रेंट है 50, जब 6 बनाया तो रेंट है कितना, 50 है। मतलब रेंट हमारा कांस्टेंट है और सर सैलरी भी उसी तरीके से है, डेप्रिसिएशन भी उसी तरीके से है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि जो रेंट है, जो सैलरी है, जो डेप्रिसिएशन है ना सर, ये अकॉर्डिंग टू हमारे यूनिट नहीं चेंज हो रहे हैं। जब हमारी कॉस्ट, जब हमारी खर्चे अकॉर्डिंग टू यूनिट चेंज नहीं होते हैं, जब हमारे कॉस्ट, जब हमारे खर्चे अकॉर्डिंग टू यूनिट चेंज नहीं हो रहे हैं, तो वो बन जाते हैं हमारे कौन से, दैट विल बी द फिक्स्ड कॉस्ट, वो फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। तो इसका मतलब सर आप कहना चाहते हो कि रेंट, सैलरी और डेप्रिसिएशन जो है ना, वो आपका किस नेचर का है, फिक्स्ड नेचर का है। तो इसका मतलब रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन जो है सर वो फिक्स्ड नेचर का है, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट 2,000 4,000 6,000 होने पर भी हमारी कॉस्ट जो है रेंट का, सैलरी का, डेप्रिसिएशन का क्या है, कांस्टेंट है। मतलब 50,000 1,50,000 सेम रह गया है सर रेंट का, सैलरी का, डेप्रिसिएशन का। तो ये वाला हमारा हो जाएगा ना फिक्स्ड नेचर का हो जाएगा। तो इसका मतलब रेंट जो है ना सर वो यहाँ पे 50 आ जाए, हमने कहा आ जाएगा सर। रेंट के बाद सर यहाँ पे सैलरी 1,00,000 आ जाएगा, हमने कहा हाँ। और डेप्रिसिएशन की बात करें तो सर डेप्रिसिएशन भी 50,000 आ जाएगा, हमने कहा आ जाएगा। अब इसका ना सीएमएस आप टोटल लगा लोगे तो ये जो कॉस्ट आएगी ना, अब देखो आपको मैं बता रहा हूँ, ये जो कॉस्ट आ रही ना, ये जो कॉस्ट आएगी ना यहाँ पे टोटल लगाने के बाद, ये जो कॉस्ट आएगी इसको हम लोग बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और ये टोटल कॉस्ट जो बन के आ रहा है ना, 2,00,000 रुपए प्लस 1,50 प्लस 50 प्लस 1,00,000 प्लस 50, ये जो आ रहा है ना, ये जो आ रहा है ये 5,50,000 आ रहा है। ये कॉस्ट इनकर्ड नहीं है, ये कॉस्ट है प्रोडक्ट का। कॉस्ट टू बी रिकवर्ड है, टू बी रिकवर्ड है, टू बी रिकवर्ड है फ्रॉम द कस्टमर इन द फॉर्म ऑफ सेल्स। जैसे ये कॉस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर होगा, इसी में हम ऐड करते हैं क्या, प्रॉफिट। तो मतलब ये जो प्रॉफिट है ना, इसको हम कॉस्टिंग प्रॉफिट के नाम से बोलते हैं। लेकिन ये कॉस्टिंग प्रॉफिट जो है ना, ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर है, टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर है। और मान लो प्रॉफिट हमने, मान लो एजम्पशन लो कि प्रॉफिट 50 ऐड कर दिया, तो अब बताना मैंने कस्टमर को बोला कि कस्टमर ये प्रोडक्ट जो 10,000 यूनिट है, इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी ना, वो सेलिंग प्राइस होगी 6,00,000 रुपए। और आज आप मुझे 6,00,000 पे कर दो और मैं आपको 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको प्रोडक्ट बना के दे दूंगा। यहाँ तक क्लियर और नॉट। हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ना सीएमए साहब, हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो इस 5,50,000 को फाइंड आउट करना है कॉस्टिंग के थ्रू। कॉस्टिंग के थ्रू ये 550 फाइंड आउट करना है, जो कि ये एक्चुअल कॉस्ट अभी है ही नहीं मेरा। ये वो कॉस्ट है जो हमें एक कस्टमर को प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में क्या करना है, रिकवर करना है। और यही कॉस्ट को हमें फाइंड आउट करना है, और यही कॉस्ट हमारे लिए क्या बच जाता है, दैट विल बी द
कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बन जाएगा। अब मेरे को बताना जब एक्चुअल, अच्छा यहां तक पहले कंप्लीट करो फिर आगे आते हैं, यहां तक कंप्लीट कर लो सब लोग फिर आगे बढ़ते हैं बच्चा, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा फिक्स्ड कॉस्ट का भी पर यूनिट आप निकाल सकते हो। 50,000 डिवाइड बाई 10,000 कर दिया 5 रुपए, 1 लाख डिवाइड बाई 10,000 कर दिया 10 रुपए, 50,000 डिवाइड बाई 10,000 किया तो 5 रुपए आ गया। ये आ गया हमारे पास सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालना है तो ये भी आ जाएगा कितना, 6 लाख डिवाइड बाई 10,000 किया तो 60 रुपए आ गया, और ये प्रॉफिट भी 5 रुपए आ गया, और ये हो गया 55। चलो बराबर और नॉट बराबर, यहां तक हमारी सारी चीजें बता दो, क्लियर और नॉट क्लियर। अब देखो यहाँ पे अब थोड़ा सा और इलोबरेट करने जा रहा हूँ, एनालिसिस करने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हमारे पास सेलिंग प्राइस जो है ना, सेलिंग प्राइस 6 लाख रुपए आ रही है, 6 लाख रुपए आ रही है, तो जिसमें कॉस्ट टू बी रिकवर कितना है, कॉस्ट टू बी रिकवर्ड, कॉस्ट टू बी रिकवर्ड है 5,50,000, और प्रॉफिट हमारे पास कितनी है 50,000। यही है बच्चों। अब ध्यान सुनो, जब इस 10,000 को एक्चुअली में हम प्रोड्यूस करेंगे, जब हम बनाने जाएंगे, तो जब एक्चुअल में प्रोडक्शन होगा ना, एक्चुअल में प्रोडक्शन होगा, एक्चुअल में प्रोडक्शन हुआ, अगर हमारी कॉस्ट एक्चुअल प्रोडक्शन में, हमारी एक्चुअल जो कॉस्ट है ना, एक्चुअल कॉस्ट जो आ गई वो 6 लाख आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 10,000 यूनिट बना के मैं बेचने वाला हूं, जिसकी सेलिंग प्राइस हमने 6 लाख रखा हुआ है, जिसके लिए मुझे 6 लाख रुपए सेलिंग प्राइस रिकवर हुआ है, जिसमें 550 मुझे कॉस्ट रिकवर हुआ है, उसको बनाने में एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख लग गया, 5 लाख लग गया। अब जब 5 लग गया भाई, तो बताना, हमने कॉस्ट में रिकवर किया 5,50,000, लेकिन उसी प्रोडक्ट, उतनी ही प्रोडक्ट 10,000 को बनाने में हमने खर्चा कर दिया 6 लाख, तो बताना हमने कम रिकवर किया है कि ज्यादा, कम रिकवर किया है, और ये बन जाता है अंडर रिकवरी बन जाता है, अंडर रिकवरी बन जाता है भाई, अंडर रिकवरी बन जाता है। जब ये अंडर रिकवरी बन जाता है तो हम इसका आगे चल के ना एनालिसिस करते हैं कि सर ये 50,000 ज्यादा कैसे आ गया। अगर ये 50,000 ज्यादा आ गया तो सर मतलब कहीं ना कहीं हमारे हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं क्या है, गड़बड़ है, हमारे कॉस्ट सिस्टम में गड़बड़ हो सकता है, या हमारे एक्सपेंडिचर मैनेजर की वजह से कोई गड़बड़ हो सकता है, या प्रोडक्शन मैनेजर की वजह से कोई गड़बड़ी हो सकती है। पूरी की पूरी कॉस्ट में यही सारी चीजें हमें कवर करना है कि सर ये जो कॉस्ट हमने निकाला है वो 550 निकाला हुआ है, लेकिन हमारी एक्चुअल में 6 लाख कॉस्ट कैसे आ गई, इसी का हमें क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है बच्चा लोग। लेकिन आप पहले तो ये सीखोगे कि सर ये वाली कॉस्ट हमारी कैसे आएगी, ये कॉस्ट, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग हमें यही बताएगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ द कॉस्ट टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर विद इन द फॉर्म ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के फॉर्म में हम कॉस्ट कितना रिकवर करेंगे और प्रॉफिट कितना रिकवर करेंगे। अब मेरे बच्चा 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 एक जवाब देना, मेरे को यहीं पे जवाब दे दो, सुनो यहीं पे जवाब दे दो। अगर ये एक्चुअल कॉस्ट जो है ना, ध्यान सुनो, एक्चुअल कॉस्ट जो है ना, एक्चुअल कॉस्ट जो है ना, वो आ जाए, सपोज करो 5,25,000, 5,25,000 आ जाए एक्चुअल कॉस्ट, तो मेरे को बताना, सेलिंग प्राइस मेरे जेब में तो 6 आ गई, और उसको बनाने में 5,25 लगा, तो मेरी एक्चुअल प्रॉफिट कितनी होगी बताना, एक्चुअल प्रॉफिट कितनी होगी बोलो। एक्चुअल प्रॉफिट जो हो जाएगी वो हो जाएगा 75,000, एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगी 75, 6 लाख माइनस 5,25। अब मेरे को ये बताना, ये जो 75,000 का प्रॉफिट है, पहले से तो हम प्रॉफिट सोच के रखे थे 50 आएगा, लेकिन ये जो एडिशनल प्रॉफिट मेरे को हुआ है ना, मेरे को जो एडिशनल प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट होता है ड्यू टू कॉस्ट कंट्रोल, ड्यू टू कॉस्ट कंट्रोल, या ड्यू टू कॉस्ट रिडक्शंस, ड्यू टू कॉस्ट कंट्रोल या कॉस्ट रिडक्शंस। अगर मुझे ये प्रॉफिट कमाना है ना,
एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट, तो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा या कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ता है। ये किस वे में, किस प्रोसेस में किया जाएगा, सारा का सारा हम लोग आगे कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम वापस आते हैं अपने ये वाले टॉपिक पे कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट की ना कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाते हैं ना, कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाते हैं, कॉस्ट को फाइंड आउट करने जाते हैं, तो उस कॉस्ट को फाइंड आउट करने से पहले सारी की सारी खर्चे को हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि ये जो सारा का सारा एक्सपेंसेस है, ये जो सारा का सारा एक्सपेंसेस है, ये जो सारा का सारा एक्सपेंसेस है ना, ये जो सारा का सारा एक्सपेंसेस है ना, क्या ये वेरिएबल नेचर का है कि फिक्स नेचर का। अगर हमने वेरिएबल और फिक्स नेचर के खर्चे को बाइफरकेट कर लिया ना, तो फिर मुझे आसानी से कॉस्ट को फाइंड आउट कर ले सकते हैं। अपनी कॉस्ट को फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बच्चा एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सेमी वेरिएबल कॉस्ट वाले पोर्शन में आ जाएंगे। एक और एग्जाम्पल करते हैं, बस खत्म है, इस एग्जाम्पल के बाद खत्म है, खत्म है। यहाँ पे लिखेंगे एक एग्जाम्पल और, कंप्यूट, ये आप सबको करना है, होमवर्क रहेगा। कंप्यूट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, total cost of product and selling price also, and selling price of product Z, product Z। बताना प्रोडक्शन यूनिट कितना करना है, प्रोडक्शन 15,000 यूनिट, 15,000 यूनिट्स करना है। यहाँ पे जो एक्टिविटी है, जो पास्ट इंफॉर्मेशन है, 2,000 8,000 का दिया है। यहाँ पे दिया है मटेरियल, कौन सी मटेरियल है पता है, डायरेक्ट मटेरियल, ₹10 पर यूनिट, ₹10 पर यूनिट। और यहाँ पे दिया है डायरेक्ट लेबर भी दिया है, लेबर दिया है 20,000 और यहाँ पे दिया है 80,000। इसके बाद दिया है ना बच्चा, रेंट दिया है 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए। यहाँ पे दिया है डेप्रिसिएशन दिया है 50,000 और दिया है 50,000। यहाँ पे जो दिया है ना इनडायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेबर दिया हुआ है 80,000 और यहाँ पे दिया है 3,20,000। और प्रॉफिट जो चार्ज करना है, प्रॉफिट एट द रेट 20% ऑन कॉस्ट। और हमें ये बताना है व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। और ये आप सबका क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, ये आप सबका रहेगा होमवर्क बच्चा लोग। यहाँ पे आ जाओ, वापस से एक बार फटाफट सारी सारी चीजों को रिवीजन करेंगे, लेकिन उससे पहले इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। नोट करने के बाद वापस आ जाते हैं हम लोग, नोट करने के बाद वापस आते हैं। बताना हो जाए तो बताना, हो जाए तो बताना। चलो, यस, चलो हो गया, आ जाओ। अब बताना, हम लोग अगर बात करें कॉस्ट का, तो व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव द कॉस्ट, कॉस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है टू असर्टेन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, टू असर्टेन द प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट, टू असर्टेन द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर प्रोडक्शंस। साथ में कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, और साथ में टेक्निक भी हमारा दिया हुआ है
कि कौन कौन से टेक्निक होते हैं, कौन कौन सी कॉस्टिंग है जिस टेक्निक को हम यूज करके टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। लेकिन आज हम लोग ने ये कहा, आज हम लोग ने ये कवर किया कि अगर किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट में लगाई गई कॉस्ट का क्या करना पड़ेगा मेरे को, क्लासिफिकेशन। और ये जो क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर होगा। अगर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी है तो उस प्रोडक्ट में जो कॉस्ट लगाई जा रही है, लगाई जाने वाली है, वो डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट फॉर्म में डिवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर बिहेवियर के अकॉर्डिंग है तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल में आएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट लास्ट हम लोग कवर करेंगे। सेमी वेरिएबल कॉस्ट नेक्स्ट डे पे कवर अप करेंगे बच्चा लोग। तब तक के लिए बाय बाय, सबक है, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज यहीं पे अपने टॉपिक को ओवर करते